हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम लोग फिर से हाजिर है आपके सामने इस टेस्ट संख्या 4 सॉल्यूशन क्लास भारत का आधुनिक इतिहास M6 के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता में चौथा टेस्ट आपके सामने उसका सॉल्यूशन लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो अपन बात करते हैं आधुनिक भारत के इन सवालों की। पहला जो सवाल आपके सामने दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान करनी है, मतलब 3 युग्म इसमें सही रहेंगे और एक युग्म को गलत दिया गया है। पहला जो इसमें दिया गया है व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसके आगे लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है, न कि यहाँ पे गवर्नर डाला गया है, गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की हम लोग बात करते हैं तो वो रहता है वॉरेन हेस्टिक्स। बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्ति की जाती है रॉबर्ट क्लाइव की, लेकिन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की जाती है वॉरेन हेस्टिक्स, इसलिए ये गलत रहेगा रिचर्ड वेलेस्ली वाला। स्थायी बंदोबस्त राजस्व वसूलने की प्रणाली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया जाता है 1793 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेजों का जो गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव रहता है, बिल्कुल सही है। पहला जो प्रश्न है इसमें गलत पहचान करनी है, ये 2 नंबर का गलत है। व्यक्तिगत सिद्धांत की मैं बात करता हूं, या इसको डॉक्ट्रीन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। डॉक्ट्रीन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा इसमें कहे तो गोद निषेध की नीति भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। गोद निषेध की नीति कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, दयावसान का सिद्धांत कहते हैं, या इसको हड़प नीति कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में इस नीति को प्रारंभ किया गया, जो सबसे पहले की जाती है किस राज्य के साथ में? सतारा। इस व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में ऐसी देसी रियासत है जहाँ राजा रानी के खत्म होने के बाद वो किसी भी अन्य की संतान को गोद नहीं ले सकते और उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कहें, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहें, गोद निषेध की नीति कहें, दयावसान का सिद्धांत कहें, या हड़प नीति कहें, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की जाती है 1848 में। किस राज्य के साथ सर्वप्रथम की जाती है? याद रखेंगे, सतारा के साथ 1848 में। 1849 में हम लोग बात करें तो 2 राज्य रहते हैं, जैतपुर व संभलपुर। जैतपुर व संभलपुर के साथ में ये संधि की जाती है 1849 में। 1850 की बात करते हैं तो ये संधि की जाती है बघाट के साथ में। 1852 में MP का जो उदयपुर रहता है वो 1852 में इनके साथ इनकी संधि की जाती है। 1853 की हम लोग बात करें तो ये संधि की जाती है झांसी के साथ में। 1854 की बात करें तो ये संधि की जाती है नागपुर के साथ में। 55 की बात करें तो ये संधि की जाती है तंजौर के साथ में। लेकिन हद तो वहां हो गई जब 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने किसका आधार बनाकर मिला दिया? कुशासन का आधार लगाकर इसको मिला लिया, क्योंकि वह राजा वाजिद अली शाह, उसकी रानी बेगम हजरत महल और उनका एक बेटा भी था बिरजेश कादिर, इसलिए वह गोद निषेध का नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा के कर लिया। और 1851 में अवध के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि चेरी ग्लास का फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। दूसरा स्थायी बंदोबस्त राजस्व की प्रणाली है, जो भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू थी। इस प्रणाली को भी स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून, सर जॉन सौर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। भारत के 19% क्षेत्रों में बंगाल था, उत्तरी कर्नाटक और बनारस के क्षेत्रों में लागू थी। यहाँ से टैक्स वसूलने का कार्य किया जाता है जमींदारों के द्वारा, जिनका हिस्सा 1/11 था और अंग्रेजों का हिस्सा 10/11 था। 1793 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया जाता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा जाता है 1757 में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और ये युद्ध लड़ा जाता है 23 जून 1757 को। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, जो रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 के रूप में बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है। पहला प्रश्न जिसका उत्तर बी। इसके बाद अगला दिया है, ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई? रेल, डाक और तार का जनक कहा जाता है। रेल, तार और डाक विभाग का जनक कहा जाता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को। तो हम लोग यदि बात करते हैं तो 1853 में भारत की पहली रेल चलती है 1853 में बंबई से थाने के बीच में। बंबई से थाने के बीच में
याद रखेंगे। इनके बीच में भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। दोस्तों याद रखना, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में रेल, डाक और तार का जनक किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी, इसलिए इसका सही आंसर सी। इसके बाद अगला है, कथन पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सही और कौन से कथन गलत है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा 1856 ईस्वी में किया गया। कब्जा किस आधार पर किया गया, ये याद रखना है। कुशासन का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि उनकी नीति थी वो तो गोद निषेध थी कि गोद लेना मना है। देसी रियासत के राजा और रानी के मृत्यु उपरांत वो किसी को गोद नहीं ले सकते, और उस ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया जाएगा किसमें, सॉरी, देसी रियासत के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। अवध का विलय 1856 में किया गया, सही बात है। लॉर्ड डलहौजी 1844 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, गलत है, क्योंकि 1844 से 48 तक रहता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। यहाँ गवर्नर जनरल रहता है शासनकाल में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो रहेगा भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहेगा आपका 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। ये कथन गलत है और ये कथन सही है। एक सही है, दो गलत है। बिल्कुल पहला ही सही है कि पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया जाता है लॉर्ड रिपन के समय। रिपन ने भारत के सुधार के कार्य किए, इनको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। रिपन के समय 1881 में भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना होती है। रिपन के समय न्यायाधीशों के लिए 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। तो याद रखेंगे, पहला कारखाना अधिनियम किस काल में प्रस्तुत किया, दोनों बातें क्लियर है। कब प्रस्तुत किया जाता है और किसके शासन काल में प्रस्तुत किया जाएगा, लॉर्ड रिपन 1881। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक, आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखेंगे। कॉर्नवालिस कोर्ट संहिता के लिए जाना जाता है, भारतीय सिविल सर्विस का जनक माना जाता है, और राजस्व वसूली के लिए इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली बंगाल से शुरू की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए, एक तरफ कुछ घटनाएं दी गई है और एक तरफ गवर्नर जनरल दिए गए हैं। किस गवर्नर जनरल के समय कौन सी घटना घटित होती है, तो पहला है सती प्रथा उन्मूलन 1829, 4 दिसंबर 1829 याद रखेंगे। नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत समाज सुधारक का नाम याद रखना है, राजा राम मोहन राय। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको उन्मूलित किया जाता है कानून बनाकर। इसके बाद में अगला रहता है आपका टेलीग्राम और डाक। मैंने पीछे भी बता दिया कि रेल, डाक और तार का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सहायक संधि याद रखेंगे 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ संपन्न की जाती है, इसके लिए इसका भी ये तीसरा मिलेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहें, हड़प नीति कहें, गोद निषेध की नीति कहें, या इसको दयावसान का सिद्धांत कहें, या व्यक्तिगत का सिद्धांत कहें, 1848 में इसको लागू किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यानी जैसा लिखा गया 1 2 3 4 ही इसका सही आंसर रहेगा बी। जैसा लिखा गया है, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, रेल डाक तार लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहें, हड़प नीति कहें, तो उसका जनक रहेगा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा बी। इसके बाद गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा याद रखेंगे 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से लेकर ये यात्रा रहती है 6 अप्रैल 1930। 24 दिन की यात्रा है। कितने दिन की यात्रा है, 24 दिन की यात्रा है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की जाती है, नमक कानून को तोड़ने के लिए की जाती है। महात्मा गांधी के दौरान ये किस आंदोलन का हिस्सा माना जाता है दांडी यात्रा, तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा रहती है दांडी यात्रा, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 गांधी जी के साथ में 78 अनुयायियों के द्वारा भाग लिया गया। याद रखेंगे किस स्थान से किस स्थान के लिए जाती है,
ये याद रखेंगे। अहमदाबाद से दांडी, साबरमती आश्रम है अहमदाबाद का, अहमदाबाद से शुरू होकर दांडी जाकर गांधी जी अपने हाथ से नमक बनाकर अंग्रेजों के उस कानून को तोड़ते हैं। तो ये याद रखेंगे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 1930 की हम लोग बात करते हैं तो वहां रहेंगे लॉर्ड इरविन, क्योंकि इरविन का शासनकाल रहता है 1926 से 1931 तक। लॉर्ड विलिंगटन का याद रखेंगे 1931 से 1936 तक। लॉर्ड रीडिंग का याद रखेंगे 1921 से 1926 तक। लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से लेकर 1944 तक। इसलिए दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया नमक कानून को तोड़ने के लिए, उससे संबंधित रहेगा। और उस समय गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड इरविन। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में? मैंने पहले से आपको बता दिया, 16 अप्रैल 1863 को भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है महाराष्ट्र में। याद रखेंगे बंबई से थाने के बीच में चलती है, बंबई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच में। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? हाँ, 1813 में इसका समाप्त किया, लेकिन चाय और सीन के साथ बना रहेगा। लेकिन अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। यहाँ पे चाय का जो एकाधिकार है चीन के साथ ये बना रहेगा, इसलिए यह लिखा क्या है? व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। मैंने पिछले प्रश्न में इसका आंसर आपको बता दिया कि किसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन किसका बना रहेगा? चाय के साथ जो व्यापार है वो कंपनी का बना रहेगा, सुरक्षित रखा गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। बंगाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का पहला गवर्नर, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव था, राइट कथन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, गलत है, भारत का नहीं था, ये बंगाल का पहला गवर्नर है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं भारत की बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, का नाम हमें याद रखना, ये भारत का रहेगा। और बंगाल का रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी पहला कथन सही है। कौन सा कथन गलत पूछा है याद रखना है। कई बार हम इसको देखते ही नहीं, सही पे निशान कर लेते हैं, या नीचे पूछा गया गलत कौन सा है, तो पहला तो सही है, गलत है 2 नंबर। तो हमें केवल 2 देखना है, जो बी में सही है कि 2 नंबर वाला गलत है। अगला है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया? अच्छा प्रश्न। कि बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में भी वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी वॉरेन हेस्टिंग्स रहेंगे। 1773 में पारित किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पारित किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22 मार्च 1947 को प्रधानमंत्री एटली के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये भारत के अंग्रेजों की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे या वायसराय रहेंगे। इसके बाद भारत का पहला भारतीय और अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बिल्कुल एकमात्र भारतीय अंतिम भारतीय के रूप में गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में नियुक्ति की जाती है, सी राजगोपालाचारी, या हम लोग कहें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका मतलब इसमें दोनों कथन क्या है हमारे सही निकलेंगे। पहला भी अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे और पहला और अंतिम भारतीय सी राजगोपालाचारी था, इसलिए दोनों कथन इसके सही रहेंगे। अगला, भारत के प्रमुख वायसराय को काल कर्मानुसार कीजिए। काल कर्मानुसार करने से पहले इनके काल को लिख दें। इनके समय को कंठस्थ याद है हमें, तो हमें इन समय को लिख दीजिए ताकि गलती के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहे। पहला है लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल हमें याद रखना 1899 से 1905 के बीच में। दूसरा लॉर्ड मेयो है, जिनका शासनकाल 1869 से 1872 ईस्वी के बीच में रहता है। तीसरा है लॉर्ड वेवेल,
जो आपका 1944 से लेकर 1947 के बीच में रहता है। लॉर्ड विलिंगटन जो 1936 से लेकर 1931 से लेकर 1936 तक रहता है। 1931 से 1936 के बीच में रहता है लॉर्ड विलिंगटन। अब देखें सबसे पहले कौन आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है लॉर्ड मेयो, तो 2 नंबर को पहले लीजिए। फिर इसके बाद में कौन आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है लॉर्ड कर्जन, 1 नंबर को लीजिए। फिर आ रहा है लॉर्ड विलिंगटन 31 से 36, 2 1 3, और लास्ट में आ जाएगा 4। ऐसा जोड़ा कहाँ बैठ रहा है, पहले दो, दो आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया। इस तरह से काल क्रमों के प्रश्न को हमेशा उनके जो सन है, फैक्ट है, उनको लिख के करें ताकि गलती बिल्कुल भी नहीं रहे। और फिर लिखने के बाद अलग से निकाल दीजिए, फिर ऑप्शन में देख के इसको अच्छे से सही किया जा सकता है। 1774 में कलकत्ता में की गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में मुख्य न्यायाधीश सहित, मुख्य न्यायाधीश सहित 1+3 सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा है तो इसका आंसर होगा 4। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, और इसकी स्थापना की जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। किस गवर्नर जनरल के समय की जाएगी, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। अगला, सहायक संधि करने वाली रियासतें सही सम्मिलित नहीं है। 3 सही है और 1 सही नहीं है, तो पहले इन पे गोला निकाल दीजिए। हैदराबाद 1798 सही है, मैसूर 1801 गलत। तंजौर एवं मैसूर दोनों रियासतों के साथ में, तंजौर जो तमिलनाडु में है, चोल साम्राज्य की राजधानी है, मैसूर कर्नाटक, विजयनगर हम्पी, इन दोनों के साथ में की जाती है कब, 1799, क्योंकि 1799 में ही चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होता है। आंगल मैसूर युद्ध कौन से नंबर का रहेगा, चतुर्थ रहेगा, जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में होता है। 1799 में इनको पराजित करके सहायक संधि के लिए मजबूर किया जाता है। पेशवा 2, सिंधिया 3, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत रहेगा, जो आपकी की जाएगी मैसूर के साथ में 1799। और दूसरा राज्य भी याद रखना, तंजौर के साथ भी की जाती है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध उस समय मुगल सम्राट कौन था। 1757 में हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। उस समय जो 1757 में बंगाल का नवाब रहेगा, आलमगीर द्वितीय। इसके बाद निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में, यानी 1761 में हम लोग कहेंगे, एक तरफ मराठा है और मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव, मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव रहेगा, जिनको नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है। इनके 2 विश्वस्त सेनापति लड़ते हैं, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ, और सामने रहता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली एक विदेशी आक्रमणकारी था, जिनके द्वारा मराठों को पराजित किया जाता है। और उस समय भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, अंग्रेजों के बिना लड़े ही ये युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसको पराजित किया जाता है मराठों को। तो याद रखेंगे सदाशिव राव भाऊ ने इसमें सेना का नेतृत्व प्रदान किया है, तीसरा ऑप्शन सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अवधि लिखिए पहले, 1802 से लेकर 6 तक। वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 और 18 में लड़ा गया। युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, पहले में वॉरेन हेस्टिंग्स है, बाकी दोनों युद्धों में कौन रहेगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय वो उस समय मैंने गवर्नर जनरल बता दिया, लेकिन वहां का रहेगा माधव नारायण राव। उस समय पेशवा की बात करेंगे तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध में रहेगा माधव नारायण राव, जो 1775 से 82 के बीच में पहला, दूसरा 1802 से 6, तीसरा 1817 और 18। इन अंतिम दोनों युद्धों में बाजीराव सेकंड जो अंतिम पेशवा इन दोनों युद्धों के समय मराठाओं का पेशवा रहता है, और पहले में रहेगा माधव नारायण राव। इसके बाद अगला है प्लासी का युद्ध 1757, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इनका इंपोर्टेंस था। कारण ये क्या था, इसमें देख लीजिए, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत किया नहीं, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व बिल्कुल के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल इसी से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना होती है, प्लासी के युद्ध से। प्लासी का मैदान बंगाल राज्य में स्थित है। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला
खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। दूसरा ऑप्शन, जिससे कंपनी का मार्ग प्रशस्त हो गया, भारत में कंपनी के द्वारा राजनीतिक सत्ता की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला फिर से सम्मिलित करना है। लाहौर की संधि, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लाहौर की संधि का संबंध किससे रहेगा? प्रथम आंग्ल, अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़े गए युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये की जाती है मार्च 1846 में। बहरौल की संधि इसकी पूरक संधि है, दिसंबर 1846 में की जाती है। पंजाब का अंग्रेज राज्य में विलय 30 मार्च 1849 को किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा युद्ध में जीत कर किया जाता है, न कि गोद निषेध की नीति के तहत। तो सीधा 1, 2, 3 पे जाइएगा कि जैसा लिखा गया वैसा सीधा मिलान हो रहा है। लाहौर की संधि और बहरौल की संधि दोनों आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, और पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में लड़ा जाता है। राजा होता है उस समय दिलीप सिंह, सिखों का राजा दिलीप सिंह रहेगा, और अंग्रेजों का गवर्नर रहेगा हॉर्डिंग फर्स्ट, अंग्रेजों का गवर्नर रहेगा हॉर्डिंग फर्स्ट। और पंजाब का विलय किया जाता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, जो 1848 और 49 में लड़ा जाता है। राजा दिलीप सिंह और गवर्नर जनरल के रूप में रहेगा लॉर्ड डलहौजी। 30 मार्च 1849 को पंजाब का युद्ध में जीतने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में है फिर से मिलान करना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। आपको पहले से बताया कि चार्ल्स मेटकॉफ का एक बड़ा काम है कि इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रतिबंध समाप्त करने वाला रहेगा चार्ल्स मेटकॉफ, यानी पहले में 4 आएगा। इसके बाद दूसरा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा लॉर्ड ऑकलैंड का। और आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो इसमें आ गया लॉर्ड हॉर्डिंग, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी। इसको मिला लीजिए, पहले में 4 हो गया, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, और चौथे में 1 है। 4, 2, 3, 4 है, 2 है, 3 है और 1 है, यानी ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। गोद प्रथा कहें, गोद निषेध कहें, प्रतिबंध लगाने वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहें, व्यक्तिगत सिद्धांत कहें, हड़प नीति कहें, दयावसान का सिद्धांत कहें, 1848 लॉर्ड डलहौजी। 1848 में सबसे पहले की जाती है सतारा के साथ। याद रखना, लॉर्ड डलहौजी रेल, डाक और तार का भी जनक कहा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का, बिल्कुल दस्तक जो मुगल शासकों के द्वारा दी गई थी, उनका ये दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसी को अपने चंगंदर नगर पर हमला किया, नहीं, काला कारावास ब्लैक हॉल की घटना का होना। लेकिन इससे ज्यादा ये कारण है कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का इनके द्वारा दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण इनके बीच में संघर्ष का कारण बना। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती है? पागा, बरगीर, सिलहदार, पागा और बरगीर। इसमें पागा और बरगीर होना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न डिलीट किया जाएगा क्योंकि इसके ऑप्शन सही तरीके से सेट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को क्या माना जाएगा? डिलीट माना जाएगा। जो मराठों से संबंधित घुड़सवार सेना के बारे में किया गया है। तो इस तरह से हमारी जो आज की इस पेपर नंबर 4 जो मैराथन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला थी, उसमें आधुनिक भारत के जो सवाल आपके सामने सॉल्यूशन के रूप में लेकर मैं उपस्थित हुआ। प्रश्नों का स्तर काफी ठीक था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को पढ़ाया गया है, जिन लोगों ने अच्छे से क्लासिफाई किया है अपने अध्ययन को, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पेपर दिया। तो उनके सवाल ये मानता हूं कि 1-2 को छोड़कर सारे के सारे सही होंगे। फिर से ऐसी घटनाओं को, आधुनिक भारत के जो आंकड़े और फैक्ट्स है, वो हमेशा काल क्रम के अनुसार उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से सही हो सके और उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहे। तो हम फिर से आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले टेस्ट सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।